Hello guys, welcome back to my channel and welcome to today's class. In today's class we'll have talk about tenses. I will be giving you a general introduction of tenses, then we'll start with the simple present tense. तो tenses शुरू करने से पहले मतलब most of the students मुझे पूछते हैं मैम tenses ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हमें कंफ्यूज कर देता है और एग्जाम में हम अक्सर गलती करके आ जाते हैं इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और स्पोकन इंग्लिश में भी हमें पता नहीं लगता है कि कब कौन सा टेंस लगाना है एंड वी लुक वेरी फूलिश टॉकिंग इन इंग्लिश. सो आज इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में टॉपिक टेंसेस, जो आपकी टेंशन नहीं बढ़ाएगा आपसे. मैं मेक श्योर करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का और टेंसेस के जनरल इंट्रोडक्शन का. और आने वाले वीडियोस में भी मैं जरूर इसकी जो आगे वाले टॉपिक्स है जरूर डिटेल में हम पढ़ेंगे जरूर. और वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन को क्लिक कर लिया है ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टेंसेस दोस्तों, हम जैसे डूअर ऑफ द एक्शन होते हैं, हम सब्जेक्ट होते हैं और हम कोई ना कोई काम करते हैं. ठीक है, तो काम क्या होता है? एक्शन होता है. काम क्या होता है? एक्शन होता है. और एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब. तो अगर आपने टेंसेस पढ़ने से पहले अगर आप अच्छे से आपकी वर्ब स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लीजिएगा. सो टेंसेस एक ऐसा वर्ड है जो बताता है एक्शन करने का सही वक्त, या फिर है ना हम एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम में कर रहे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट में एक्शन कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं उसके भी अलग अलग तरीके से हम एक्शन करते हैं. ठीक है, या हमने कोई एक्शन किया हुआ होता है पास्ट में, या फिर हम कुछ प्लान करते हैं कुछ फ्यूचर में करने का. तो जो सारे ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इन सबके वर्ब्स अलग अलग हैं, इन सबकी फॉर्म्स अलग अलग हैं, इनके स्ट्रक्चर्स इनके यूजेस सबसे अलग अलग हैं. दोस्तों, आप इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि आप जब लोग टेंसेस पढ़ते हो तब फॉर्मूला रेटिफाई करते हो. टेंसेस कभी भी फॉर्मूला रेटिफाई करने से नहीं लर्न होता है. तो टेंसेस बेसिकली कैसे हमें पता, मतलब अच्छे से हम लर्न कर पाएंगे जब हम उसको यूजेस पता लगेगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी पता लगेगी. अगर आपको पता लगेगा कौन सा टेंस किसके लिए यूज आ रहा है तो आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी यूज करने में, बोलने में. यू विल बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड टेंसेस के बारे में. सो टेंसेस ओरिजिनली लिया गया है एक लैटिन वर्ड से. ठीक है, और उस लैटिन वर्ड का नाम है टेम्पस. ओरिजिनली ये वर्ड टेम्पस था, उससे हमने इंग्लिश में वर्ड डिराइव किया टेंसेस. तो टेंसेस का मतलब होता है टाइम ऑफ डूइंग एन एक्शन. किसी काम करने का जो वक्त होता है उसे हम टेंस कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई काम आज किया तो वो काम प्रेजेंट में लेबल होता है. जो मैं काम कर चुकी हूँ वो पास्ट में लेबल होगा और जो मैं करने वाली हूँ वो फ्यूचर में होता है. ठीक है, तो टेंस क्या बताता है? काम को करने का वक्त बताता है, कौन से टाइम कोई एक्शन हुआ. ओके, तो हम कोई भी सेंटेंस ना फॉर कॉमन सेंस है, कोई भी सेंटेंस किसी काम के बिना नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं. वी आर ऑलवेज एंगेज्ड इन डूइंग पेटी वर्क्स एंड मेजर वर्क्स टू. ठीक है, सो कोई भी सेंटेंस बिना किसी वर्ब के नहीं बनता है. तो वर्ब होल्ड्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. सब्जेक्ट होता है जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, मतलब इसके द्वारा काम होता है, सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है. फॉर एग्जाम्पल राधा सिंग्स. तो राधा सिंग एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट राधा. ये तो एक्शन हो रहा है. सिंग्स मतलब सिंग्स एक एक्शन है. कोई भी वर्ड है, जैसे कोई भी टेंस में इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चाहे आप फ्यूचर में एक्शन कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, या आप कर रहे हो भी प्रेजेंट में, कोई ना कोई सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एवरी एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट. ओके, तो सिंग्स क्या है? एक वर्ब है. तो ये किसका वर्ब है? फॉर एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. तो दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये हर टेंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 डिग्रीज में डिवाइडेड है. ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ अपने नाम चेंज कर देती है, फॉर्म सबके सेम होते हैं. जैसे सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर.
ठीक है, जस्ट चेंजेस इट्स नेम एंड द फॉर्मूला स्ट्रक्चर टू, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. Past perfect continuous, present perfect continuous and future perfect continuous. So that is all about the explanation of tenses. Tenses is basically the time of doing. Okay, now we'll be talking about the uses of simple present tenses. So there are just 5 basic uses of simple present tense. I had tried covering all the basic rules, and after that I'll be covering the advanced rule maybe in the next video. But today we'll be talking about the basic uses for the simple present tense. Okay, let's get started. The first use is it is used to express general truths. Now, general truths are the truths that that are always true and that never changes with time, and they can be scientific and geographical truths. Okay, let us see an example to know our understanding better. The sun sets in the west. So the sun sets in the west, we know that, and to express that we use the verb in its simple present tense. Okay, for the things which are generally true and which never changes with the perception of the people. ऐसी चीजें जो हमेशा ही सच होती हैं और किसी दूसरे के कहने पे वो चीज फॉल्स नहीं हो सकती. इट्स ट्रू. सन सेट करता है, वो वेस्ट में ही सेट करेगा. सन. wood floats on water. So it is scientific fact. We know that it never changes. So it is scientific fact. For expressing some scientific and geographical facts, we use the simple present tense. See another example. The moon orbits around the earth. We know moon orbits around the earth, and it was orbiting. It is orbiting and will be orbiting. So we'll not use some tenses in other form, but to express certain general truths, scientific and geographical facts, we always use simple present tense. So for these reasons we use simple present tense. See the next use. We use a simple present tense to show a habitual action, custom, routine and habit. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज आएगा? ऐसी एक्टिविटी जो आप रोज करते हो. ठीक है, जरूरी नहीं कि वो एक्टिविटी आप अभी कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई लव डांसिंग बट आई एम नॉट डांसिंग नाउ, बट आई लव डांसिंग एंड आई यूजुअली समथिंग जो आपकी लाइक रूटीन में है. फॉर एग्जाम्पल, आई डांस एवरी डे. इसका मतलब नहीं कि हम डांसिंग एट पर्टिकुलर मोमेंट. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज आता है हैबिचुअल एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. तो मैं अभी बात करने के टाइम टी नहीं पी रही हूँ. ऐसी चीज जो मैं हैबिचुअली रोज करती हूँ, और ये हैबिट्स वेरी कर सकते हैं इंसान से इंसान तक. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग बट माई फादर ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग. सो इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जो जनरल ट्रूथ है वो सबके लिए यूनिफॉर्म होता है और चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, वंशिका रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स. सो इट इज अ फैक्ट अबाउट हर दैट she loves doing something every day in a routine activity. Okay, जरूर नहीं कि आप वो रोज हर हफ्ते करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई विजिट रेस्टोरेंट एवरी मंथ या वंस अ मंथ. तो ये आपकी रूटीन है कि हर महीने में एक बार आप वो काम करते हो. वो आपकी रूटीन ऑफ द लाइफ में चलता आ रहा है. ठीक है, आई मीट हिम एट द मेट्रो स्टेशन एवरी डे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग एंड another fellow is also working, so we go by the same train and I meet him every day at the metro station. Something that you do every day in the course of the routine activity. Okay, उसके बाद जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है यूज आता है किसी फ्यूचर इवेंट को शो करने के लिए. किसी जो काम आप आगे होने वाला है और ऐसा काम होने वाला है, फिर आप क्वेश्चन करोगे मैम हम फिर फ्यूचर टेंस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. ऐसा काम जो एक फिक्स्ड काम है, ठीक है, जो आप 100% वो काम होने वाला है, वो काम फिक्स्ड है एज अ पार्ट ऑफ अ टाइम टेबल और अ प्रोग्राम. समथिंग दैट इज फिक्स्ड, उसके लिए आप यूज करोगे. उसके लिए आप क्या यूज करोगे? यू आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऐसे काम, ऐसे फ्यूचर इवेंट को बताने के लिए जो कि इट इज ऑलरेडी अरेंज, जो पहले से ही अरेंज है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स timetable or program. Let us see its example. The tournament begins tomorrow. तो tournament कल शुरू होने वाला है, तो begins tomorrow. Okay, so begins tomorrow is a part of simple present tense. वो काम जो फ्यूचर में अरेंज है और फिक्स है, उसके लिए आप simple present tense का इस्तेमाल करेंगे. His mother arrives day after tomorrow. तो for example, उसकी मदर की टिकट्स बुक एंड she will arrive. Definitely she will do that. So
His mother arrives day after tomorrow। तो थर्ड यूज किया है ऐसी एक्टिविटी को शो करने के लिए जो कि पार्ट है एक फिक्स टाइम टेबल का, एक फिक्स प्रोग्राम का। जब हम बात करते हैं इसके फोर्थ यूज के बारे में, तो ये अक्सर किन किन शब्दों के साथ प्रयोग होता है, किन किन वर्ड्स के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, वंस अ मंथ, समटाइम। तो ये इन एडवर्ब्स के साथ आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, कितने ऑफन आप काम कर रहे हो, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, तो कितनी बार कोई काम हुआ, कितने ऑफन कोई काम हुआ है, तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ मोस्टली हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। लेट अस सी दिस एग्जांपल। जनरली माय फ्रेंड्स विजिट्स वंस अ मंथ। तो ज्यादातर जो मेरे दोस्त हैं, माय फ्रेंड्स विजिट, ओके, जनरली माय फ्रेंड्स विजिट वंस अ मंथ। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे महीने में एक बार मिलते हैं। तो इस जनरली के साथ आपने यूज किया कितने ऑफन, जनरली। सो आपने माय फ्रेंड्स के साथ विजिट यूज किया है, तो फ्रेंड्स इस प्लूरल, इसलिए हमने वो वर्ब यूज किया है। तो माय फ्रेंड विजिट वंस अ वीक, तो ये आपको ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी बता रहा है जो हमने पहले वाले यूज नंबर 2 में पढ़ा था। ठीक है, रूटीन, कितने रूटीन ऑफन काम किया, इसके साथ हमने जनरली जोड़ा जो कि एडवर्ब है। टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम आफ्टर सम कंजंक्शन। कभी कभी ना फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए ना, फ्यूचर टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं और वो कंजंक्शंस के बाद यूज आते हैं। कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच जॉइंस टुगेदर टू अ वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस। ठीक है, सो विल गिव इट, ये तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के साथ इस्तेमाल हो रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कब कब हो रहा है, व्हेन शी अराइव्स। तो ये व्हेन शी अराइव्स तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एक पार्ट है, ये यूज आया है फ्यूचर टेंस के साथ बताने के लिए, क्या बताने के लिए, हर एक कंजंक्शन ऐड कर, ये कंजंक्शन ऐड करेगा, कंजंक्शन ऐड करने के बाद हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यूज नंबर 5 क्या है, ये फ्यूचर एक्शन को बताता है, डिनोट्स अ फ्यूचर एक्शन। उसके बाद एक कंजंक्शन आता है, उसके बाद आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, विल गिव इट व्हेन शी अराइव्स, हम उसको दे देंगे जब वो आएगी, जब वो आएगी व्हेन शी अराइव्स, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कंजंक्शन हुआ व्हेन, उसके बाद शी अराइव, सिंपल प्रेजेंट टेंस। He'll see you before he leaves, वो तुम्हें देख लेगा, तुमसे मिल लेगा जब जैसे ही वो जाने वाला होगा, जाने से पहले जो भी है। तो when he leaves is in the simple प्रेजेंट टेंस। ओके, तो कंजंक्शन एज कनेक्टर्स भी यूज आता है। तो दोस्तों बेसिकली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है वो ऐसे काम को बताता है जो आप रोज करते हो, ज्योग्राफिकल फैक्ट, साइंटिफिक ट्रूथ, और कभी कभी ऐसे फ्यूचर एक्शंस के साथ यूज आता है, कुछ एडवर्ब्स के साथ भी यूज आता है। Formula is an important part, but it is not at most important part unless you realize the use of simple present tense. How do we use that? In what situations do we use that? And it's always a 50-50 case. If you remember the users 50% of the time, you have to remember the other 50 times the structures, because you need to use that in constructing sentences, right? So we'll be discussing about the formula structures, starting with affirmative sentences. Affirmative sentences are positive sentences. Okay, so let's get started. Subject, as I told you earlier, subject is the doer of the action. Subject does the action. Now जो subject है, जो काम करता है, तो वो सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके की वर्ब फॉर्म्स यूज आते हैं जो मैं बताऊंगी आपको जरूर। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगल पर्सन एक्शन कर रहा है, और प्लूरल मतलब जो मोर एक इंसान से ज्यादा जब कोई एक्शन कर रहा होता है तो वो होता है प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो एफर्मेटिव का जो क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनेटिव, रूट फॉर्म या बेस फॉर्म। तो इन तीनों नामों से इनको पुकारा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, रूट फॉर्म को। तो रूट फॉर्म यूज करते हैं हम इधर। उसके बाद एसईएस, अभी एसईएस का क्या यूज है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो ये बेसिकली इसका जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर वो है। तो एसईएस क्या है, ठीक है, तो ये मोस्टली बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एसईएस ही तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती नहीं होती है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये इंडिविजुअल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जब हम एसईएस लगा देते हैं तो वर्ब अपने
SES फॉर्म में आ जाता है, फिर वो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं रहता है। तो वर्ब का जो रूट बेस इन्फिनेटिव फॉर्म है वो तो वही रहता है। SES एक दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे ING फॉर्म होता है वैसे ही SES फॉर्म अलग है, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब ही लेगा और एक प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग, दे प्ले फुटबॉल, सो यू यूज अ प्लूरल सब्जेक्ट विद अ प्लूरल वर्ब ओनली। ओके, सो नाउ सब्जेक्ट, अब नेगेटिव बनाते हैं नकारात्मक सेंटेंस, और ये बताने के लिए कोई काम नहीं हुआ जाता है, ठीक है। सो इसमें जब हम नेगेटिव बनाते हैं तब हम डू डज यूज करते हैं इसको नेगेटिव यूज करने के लिए। तो ये डू डज क्या है, डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प कर रही है नॉट को नेगेटिव बनाने में, एफर्मेटिव सेंटेंस को। सो डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर SES नहीं आएगा साथ में क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पर वर्ब SES फॉर्म मेन वर्ब है जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो SES नहीं लेगा, ओके, सिंगुलर में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप पंचुएशन में, ठीक है। राधा, अभी सेम का बनाया हमने, देखो राधा डज नॉट सिंग, तो यहाँ पर हमने ES किसके साथ यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर लिया है, इसलिए हम जो मेन वर्ब है इसके साथ SES का यूज नहीं करेंगे। तो राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा डज नॉट सिंग, राधा डज नॉट सिंग इज अ नेगेटिव सेंटेंस, डज हमने यूज कर लिया हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसलिए मेन वर्ब के साथ उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक अ प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर, ठीक है। तो हम कैसे यूज करते हैं, फॉर हम डज किसके साथ यूज करते हैं, डज हमेशा यूज आएगा सिंगुलर के साथ, डज इज ऑलवेज यूज्ड विद द सिंगुलर एंड डू इज ऑलवेज यूज्ड विद द प्लूरल, प्लूरल क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। डज किसके साथ यूज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, शी डज, ही डज, इट डज, तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होंगे, यू डू, दे डू, वी डू, तो जो एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज आता है प्लूरल के साथ हमेशा डू यूज करेंगे, और डज किसके साथ आप यूज कर रहे हो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इस स्ट्रक्चर का। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, जैसे ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, बिल ईट्स, बिल ड्रिंक्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट लेगा प्लूरल वर्ब, जैसे कि दे ईट, वी ईट, दे डांस, वी डांस। तो ये मैकेनिज्म था, हम कैसे यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब के साथ, और इसके एफर्मेटिव और नेगेटिव, और हम अब आगे बात करने वाले हैं इसका एफर्मेटिव, इसका इंटेरोगेटिव में यूज कैसे। नाउ टॉकिंग अबाउट द formation of interrogative sentences. Interrogative sentences ask questions. So we ask questions in two ways. So first is in the format of yes no questions, and the other is the other questions which begin with the question words, long question which has the answer causing reason. Okay, talking about the interrogative sentences which build up questions from yes no. So yes no questions, if you guys don't know, let me introduce to you guys yes no questions. Yes no questions are the questions whose answer come like yes or no. ऐसे questions जिनको आप पूछते हो जिनके आंसर आप एक्सपेक्ट yes no में करते हो और फुल आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं करते हो. For example, and we make this formula structures by do does, you put do does plus subject plus verb की first form, then you verb first form is the root form of the verb, उसके बाद object, फिर question mark, क्योंकि ये interrogative sentence है इसलिए punctuation में it will add a question mark and not a full stop. Okay, do I read? Yes या नो में आंसर कर सकते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो. डू आई रीड? यस और नो दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. डज द बॉय प्ले द रोल ऑफ द नाइट? यस, तो आंसर यस और नो में करूंगी. अगर नहीं करता होगा तो नो, नहीं तो यस. ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आप यस नो में एक्सपेक्ट करते हो. और डू आई रीड, तो ये आई के साथ क्या है, ये क्या है, आई हमेशा एक
प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करते हो, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया है डज। तो यहाँ पर जब हमने प्लेज क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमने डज में ऑलरेडी एस यूज किया, विच इज शोइंग दैट इट इज द सिंगुलर सब्जेक्ट टेकिंग द सिंगुलर वर्ब। उसके बाद जब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की जो हम बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड से, ठीक, क्वेश्चन वर्ड वाई, विच, हाउ, व्हाट, ठीक है, basically all the WH family and the other words which are WH questions exclusive of the WH family. ओके, फिर हम जब इसका जो बनाएंगे सेंटेंस, उसमें सब हम मेन क्वेश्चन वर्ड पहले पुट करेंगे, उसके बाद हम डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे रूट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर पंचुएशन में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ रहे हो? तो जवाब में मैं ये लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग जूलियस सीजर, आई रीड जूलियस सीजर, आई रीड न्यूज पेपर्स। ओके, सो व्हाट डू यू रीड, इट इज आंसर विच इज कॉजिंग अ बिग रीजन टू टेल। ओके, हाउ डज द बॉय प्ले द रोल ऑफ द, इट इज वेरी डिफिकल्ट, जोकर का रोल प्ले करना फॉर एग्जाम्पल बहुत मुश्किल, हाउ डज ही प्ले दैट, हाउ डज ही डू दैट। दिस इज अ फुल फ्लैश क्वेश्चन वर्ड विच आर आस्किंग एंड द आंसर एक्सपेक्टेड इन रीजन और लॉन्ग आंसर in 1 or 2 sentence maybe. So yes guys, that was the formula structures for interrogative sentences. So yes guys, that was all for today's video and I hope you enjoyed watching the video, and if you did, please like, share and subscribe to my channel. Love you all.